स्पीकर ओम बिरला की एक पक्षीय बर्ताव के चलते अब विपक्ष उनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आने वाला है। तो आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी जो विपक्ष को ये कदम उठाना पड़ा? आखिर क्यों विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लेकर के आने वाला है? और आखिर संसद में राहुल गांधी को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? ये तमाम बातें समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं, उनसे समझते हैं। रविकांत सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, क्या आपको ओम बिरला निष्पक्ष लगते हैं? नहीं प्रज्ञा जी, ये सवाल आप देश के किसी भी नागरिक से आप पूछिएगा, मुझे लगता है कि उसका जवाब होगा कि किसी तरीके से नहीं। हुँ, ओम बिरला साहब का अब तो लंबा कार्यकाल हो गया उनका बतौर लोकसभा स्पीकर। और स्पीकर का पद कितना महत्वपूर्ण होता है ये हमारा संविधान बताता है। बिल्कुल। आप सदन के भीतर सर्वोच्च होते हैं। आपको प्रधानमंत्री भी सर कह करके, अध्यक्ष कह करके बात करता है। और कोई भी संसद का सदस्य हो, उसकी पूरा सम्मान लोकसभा के स्पीकर के प्रति होता है। आपकी जिम्मेदारी होती है सदन को चलाने की। लेकिन जब आप निष्पक्ष नहीं होते हैं और खास करके जब आप सत्ता पक्ष के साथ खड़े दिखते हैं, तो आप पर बड़े सवाल गहराते हैं। लोकसभा के कई स्पीकर बड़े नामचीन रहे, सोमनाथ चटर्जी जैसे लोग जिन्होंने रिजाइन कर दिया था अपनी पार्टी से, क्योंकि जैसे ही आप स्पीकर बनते हैं, माना यह जाता है सैद्धांतिक रूप से कि फिर आप किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़े होते हैं, सैद्धांतिक रूप से। और आपको सदन की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाने के लिए आपको निष्पक्ष रहना है। लेकिन एक नहीं, आपको दसियों घटनाएं मिल जाएंगी। हालिया जो प्रकरण है वो दरअसल जुड़ा हुआ है नेता विपक्ष राहुल गांधी के भाषण से। जब राहुल गांधी आते हैं और एक किताब का जिक्र करते हैं, नरवणे साहब की किताब, जो हमारे पूर्व आर्मी चीफ हैं, उन्होंने जो किताब लिखी फोर स्टेट्स ऑफ डेस्टिनी, उस किताब को पिछले 21 महीने से पब्लिश नहीं होने दिया गया। हुँ, उसको क्लियरेंस नहीं मिली है रक्षा मंत्रालय से। पेंगुइन प्रकाशन उसको छाप रहा है और उसकी एक दो प्रति मौजूद भी है। ऐसे में जब राहुल गांधी उस किताब के साथ एक मैगजीन का हवाला दे करके ये सवाल उठाते हैं कि 2020 में भारत और चाइना के जो सैनिकों के बीच मुठभेड़ हुई थी, और चाइना जब आगे बढ़ता आ रहा था, तो जब आर्मी चीफ ने मांगा जवाब शीर्ष नेतृत्व से, क्योंकि हमारे यहाँ जो सेना है प्रज्ञा जी, वो जी, सेना जो हमारे यहाँ की राजनीति है, जो सत्ता है, उससे अनुमति लेती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान की तरह की सेना नहीं है कि साहब आप जो भी डिसीजन लेंगे। तो हुँ, सत्ता हमारे यहाँ डिसीजन लेती है, और सेना इतनी मजबूत है हमारी कि वो जवाब देने में सक्षम है। लेकिन आप दो दो तीन तीन घंटे लगाते हैं और फिर आप हुँ, ये कहते हैं, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, जी, प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जो आपको उचित लगता है वो कार्रवाई कीजिए। हुँ। ये बताता है कि आप जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। ये नरवणे साहब ने अपनी किताब में लिख दिया। उस किताब का जब जिक्र होता जी, है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि सीधा तो पहले ये आप खुद बताइए कि स्पीकर ओम बिरला कितने निष्पक्ष हैं, जो नहीं आज बिल्कुल विपक्ष निष्पक्ष को नहीं उनके है। खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ रहा है? ओम बिरला कतई निष्पक्ष नहीं है। ये पूरी कार्यवाही में आप देखेंगे, प्रधानमंत्री जी, बोल रहे होंगे तो मंद मंद मुस्कुराते हैं। नेता हुँ, विपक्ष बोलेंगे तो आपका चेहरा ही हो जाता है कटीला एकदम, हुँ, कि आप देखना भी नहीं चाहते। कोई भी सदन में विपक्ष का नेता हो, संजय सिंह बोल रहे हो, अखिलेश यादव बोल रहे हो, तो आपको मजा नहीं आता है। आप हुँ। मंद मंद मुस्कुराते हैं। केवल उस समय जब तो प्रधानमंत्री इनका बोलते हाल हैं, भी क्या धनखड़ जैसा होने वाला है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा तो आपत्तिजनक वो लम्हा था, और हुँ, ऐसा मुझे लगता है कि पूरे इतिहास में कभी नहीं हुआ, कि जब स्पीकर हुँ, महोदय ये कहने लगे कि साहब प्रधानमंत्री को खतरा था। यस, मतलब प्रधानमंत्री जब सदन के भीतर हुँ, असुरक्षित है, तो वो देश की को क्या सुरक्षित रखेगा? स्पीकर को तो ये बोलना चाहिए था कि अगर प्रधानमंत्री हिचकिचात रहे जाने में, तो साहब बोलते कि अरे भाई ये जिम्मेदारी मेरी है, ये ओम बिरला की जिम्मेदारी है, स्पीकर की जिम्मेदारी है ये। लेकिन आपको प्रोपेगेंडा चलाना है। और आपने देखा होगा कि ओम बिरला साहब ने जो बात कही कि कांग्रेस पार्टी और अप्रत्याशित घटना विपक्ष की कुछ महिलाएं, अप्रत्याशित घटना घट सकती थी।
घट सकती थी, और एक बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि वो दांत काट सकती थी। मतलब आप जी हाँ, सोच देखी सकते मैंने वो हैं डिबेट। कि क्या क्या मूर्खतापूर्ण बात हो रही है, हास्यास्पद बात हो रही है। ओम बिरला साहब को अगर ऐसी कोई उनको थ्रेट थी कि साहब हमला हो सकता है, उन लोगों के नाम दें, उन पे एफआईआर दर्ज कराएं, उनको गिरफ्तार कराएं। पूरी एसपीजी सदन के भीतर रहती है। आज कांग्रेस की 8 महिला सांसदों ने चिट्ठी लिखी है ओम बिरला को, उनसे पूछा है कि हम तो विरोध कर रहे थे, और विरोध तो एक लोकतांत्रिक तरीका है विरोध करने का। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि हम अप्रत्याशित घटना घटित करने जा रहे थे? डेफिनेटली, डेफिनेटली। और सबसे ज्यादा तो मुझे तो अप्रत्याशित ये लगा प्रज्ञा जी कि वो पढ़ा हुआ वहां जी हाँ। पे लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। इसका जी। मतलब है वो नोट कहीं से आपको मिला था, और आप कह रहे हैं हुँ। कि मैंने प्रधानमंत्री जी को रोका कि वो यहाँ ना आए क्योंकि कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। ये प्रोपेगेंडा स्पीकर जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहते, वो कुछ भी करते समझ में आता, लेकिन स्पीकर को नहीं करना चाहिए। और जब स्पीकर ये कदम उठाता है, इस तरह की चीजें करता है, तो ऑब्वियस है कि फिर उसके पद पर सवाल उठता है कि आप हुँ। उस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है, आप हुँ। निष्पक्ष नहीं है। तो जब निष्पक्ष नहीं है तो क्यों नहीं आपको हटाया जाए। और प्रज्ञा जी, एक बात आप नोट कर लीजिए कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है कि नहीं होता है वो आप छोड़ दीजिए, ये इन स्पीकर के लिए बेहद सवालिया होगा, बेहद अपमानजनक होगा, क्योंकि आपने ऐसा कदम उठाया है कभी नहीं। हर सदन का सदस्य हमेशा कुर्सी को, स्पीकर को, अध्यक्ष को सम्मान करता है, लेकिन जब हुँ। आप इस तरह के काम करते हैं, इस तरह के डिसीजन लेते हैं, तो हुँ। आपका सम्मान पूरा खत्म हो जाता है। और फिर बिल्कुल। ऐसे में ये प्रस्ताव भी आता है, 100 लोगों को साइन करके देना है, लेकिन तो लेकिन प्रस्ताव तो आ ही लेकिन जाएगा। रविकांत सर, इस चीज में तो मैं जाऊंगी ही नहीं कि संख्या नहीं है, संख्या कम है, क्या कुछ है, क्योंकि ये संदेश ही बहुत बड़ा होता है, और हम्म। नैतिकता भी कोई चीज होती है। ये अविश्वास प्रस्ताव आना ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन इससे पहले भी 1967 में, 1977 में, 87 में, 2001 में, 2011 में, और फिर 2020 में ओम बिरला के खिलाफ ही पहले आ चुका है। तो मतलब इतनी बार अविश्वास प्रस्ताव इतने स्पीकर्स के लिए आया है। कांग्रेस के समय में भी आया था, मीरा कुमार जब थी, और तमाम नेताओं के लिए आया, लेकिन होता कुछ नहीं है क्योंकि सरकार उनकी होती है। तो अब आपको क्या लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद ओम बिरला को नैतिकता कुछ उनको समझ में आएगी कि जो वो कर रहे हैं वो वाकई एक पक्षीय दिख रहा है, और सिर्फ नेताओं को ही नहीं, सांसदों को नहीं, पूरे देश को दिख रहा है? देखिए, ओम बिरला जी को कोई शर्म आएगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। वो एक्चुअली जितना प्रधानमंत्री के मेहरबानी पर हैं, ऐसा उनको फील होता होगा। जबकि आप स्पीकर बन गए हैं तो आप किसी की मेहरबानी पर नहीं है। अब बिल्कुल। आपको निष्पक्ष होकर देखना चाहिए, अगर आपको इतिहास में दर्ज होना है तो। एकदम अगर सही आप बात। अगर आप ये कर रहे हैं तो सिर्फ ये आपका मसला नहीं है, ये मसला है उस कुर्सी का, उस पद का, उसकी प्रतिष्ठा का। ये कोई ओम बिरला हो या कल को कोई और बैठ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस अध्यक्ष के आसन का ये सबसे बड़ा अपमान होगा अगर ये आता है। तो इसका मतलब है कि सीधे तौर पर आप निष्पक्ष नहीं है, इसलिए ये आ रहा है, अविश्वास प्रस्ताव आ जी। रहा है। तो हम्म। इसके बाद क्या उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा? अब ये देखिए, न तो ये गांधी जी का जमाना है, न हम्म। टॉलस्टॉय का जमाना है, और वो जहां से आते हैं वहां मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि उनका कोई हृदय परिवर्तन होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम्म। वो उस इतिहास की परंपरा में जुड़ेंगे कि जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए हैं। और इस समय कुछ ज्यादा ही संगीन आरोप है उनके ऊपर, और जिस तरह के उन्होंने आरोप प्रधानमंत्री को बचाने में लगाए हैं, और ये क्या था कि केवल बहस नहीं होने पाए। इसी के लिए आप कहते हैं इतिहास में पहली बार हुआ है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर लीडर ऑफ अपोजिशन भी को आपने बोलने नहीं दिया, और लीडर ऑफ जो सत्ता है वो बोलने हम्म। नहीं आया। ये जी। इतिहास में पहली बार हो रहा है। बिल्कुल सर, इतिहास में पहली बार ये भी हो रहा है इस अमृत काल में कि 3-3 बार भाजपा के राज्य में नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के खिलाफ आ रहा है। एक बार जगदीप धनखड़ के खिलाफ आया 2020 में, ओम बिरला के लिए आ चुका है, और अब फिर 2026 में। खैर, एक चीज हमने देखी कि जब जगदीप धनखड़ के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, वो तो कुछ नहीं पाया, लेकिन दिखाई दिया कि उनको कुछ इसका असर हुआ, उनके ऊपर दबाव इसका दिखाई दिया, कुछ उन्होंने फैसले लेने की कोशिश की है।
हालांकि उसके बाद में उनको हटा दिया गया, लेकिन दबाव तो दिखाई दिया था। तो क्या इस तरह का दबाव ओम बिरला पर भी दिख सकता है? देखिए, नैतिकता अगर होगी उनके भीतर सच में, और लोकतंत्र को थोड़ा बहुत वो सम्मान करते होंगे, संविधान का सम्मान करते होंगे, तो निश्चित रूप से उनमें वो भाव दिखना चाहिए कि आप ये जिस भाव आसन पर दिखेगा तो बैठे। ऐसे नहीं जाएंगे तो फिर वैसे चले जाएंगे जैसे जगदीप धनखड़ चले गए, जब हाँ, उनके अंदर भाव आए तो। डेफिनेटली डेफिनेटली कि अगर वो इस तरह का कुछ करते हैं तो फिर उनके लिए वो मुश्किल होगी। इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि उनके भीतर कोई हृदय परिवर्तन होगा। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ी बहुत शर्म लिहाज के चलते वो हो सकता है कि इस सत्र में थोड़ा चीजें कुछ ठीक ठाक दिखें, अगले सत्र में आपको थोड़ा ठीक ठाक दिखें, लेकिन वो प्रधानमंत्री के बचाव में नहीं खड़े होंगे। और ये क्या कर रहे थे? ये प्रधानमंत्री को बचा ही रहे थे आप। प्रधानमंत्री पद, और ये हमारा जो संसद है वो कितना समृद्ध रहा है कि जिसमें नेहरू, मोदी जी के पास कितना अभी है बहुमत, 240 का। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, आप एनडीए सरकार चला रहे हैं। नेहरू जी हो, राजीव गांधी हो, इन लोगों का आप इतिहास उठा करके देखिए कि विपक्ष का कोई अगर सांसद कोई बात कर रहा है तो वो बड़े धैर्य के साथ सुनते थे। और एक दौर था जब बुधवार को जब प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बैठ करके रिटन में जवाब दिया करते थे। मोदी जी आते हैं कभी, अभी तो वो चले गए हैं मलेशिया। इतना गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री आपने देखा है क्या? और जब विपक्ष ये सवाल करेगा इंडो यूएस डील पर क्या हुआ, ट्रेड डील पर, कि आपने पूरे तरीके से झुक करके वो स्वीकार कर लिए हैं, भारत के किसानों का क्या हुआ, क्या होगा? जब ये विपक्ष सवाल करेगा तो ओम बिरला साहब पर बोलने नहीं देंगे। जब नहीं बोलने देंगे तो फिर जनता के सवाल अगर नहीं पूछ पाएंगे सांसद तो करेंगे क्या वो? जब नीतिगत मसलों पर संसद नहीं चलेगी तो फिर क्या होगा? फिर क्या वहां केवल भारतीय जनता पार्टी के सवालों लोग। से याद आया, आज राहुल गांधी जी को देखा, जब राहुल गांधी ये बोल रहे थे कि मुझसे मैंने स्पीकर के कमरे में जाकर के जब बात की और मुझसे कहा गया कि आप बजट पर बोलेंगे लेकिन उससे पहले अपने 3-4 पॉइंट्स रख सकते हैं। उसके बाद राहुल गांधी संसद में बोलने के लिए खड़े हुए तो उनसे कहा गया कि हमारा ऐसी कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है। भाई, आप संसद में बोलने के लिए एग्रीमेंट होंगे क्या? देखिए, यही ओम बिरला है। आप पुराने वीडियो उठा करके देख लीजिए। हालांकि स्पीकर की कुर्सी पर संध्या राय बैठी थी उस वक्त पर और वो पूछ कोई रही बैठी थी, है। जब राहुल गांधी ने बोला कि एम आई अलाउड टू स्पीक, उसके बाद वो किरण रिजिजू की तरफ देखते हुए उनसे सवाल करती हैं, क्या उनको बोलने देना है? मतलब ये भी बहुत ऐतिहासिक क्षण था जब हमने संसद में इस तरह की तस्वीर देखी। रविकांत सर। हाँ, इसलिए मैंने कहा ना कि ये जो भी सदन में उस कुर्सी पर बैठ रहा है, अब ओम बिरला साहब तो स्थायी रूप से स्पीकर है, फिर कभी-कभी वो रेस्ट करते हैं तो दूसरे लोग आते हैं, और अगर बीजेपी के कोई नेता है तो ऑब्वियस है वही करेंगे कि जो हुक्म होगा, जो संकेत होगा वही होगा। राहुल गांधी से इतना डर है इस समय इन लोगों को कि ये राहुल गांधी की एक बात नहीं आने देना चाहते हैं सदन के पटल पर। क्यों सर, क्या कारण? अरे, अभी हालात आप देखिए, वो अभी एपेस्टीन का जिक्र करेंगे, एपेस्टीन फाइल का। राहुल गांधी ने तो जितनी अभी तक भविष्यवाणियां की हैं, तो करने 2025 सांस को आंच नहीं। अब ये डरने वाले लोग हैं ना, इनको सच्चाई से, ये पूरा ही झूठ पे सरकार चल रही है, जुमलेबाजी पे ये सरकार में आए हैं, और तब से लेकर के और अब तक केवल झूठ ही लेना, झूठ ही देना, और कुछ चल ही नहीं रहा है ना यहाँ पे। आपने क्या किया इस देश के लिए? अब आपके विश्व बैंक कहती है कि आपके सारे आंकड़े जाली हैं, आपको उन्होंने सी ग्रेड में डाल रखा है, आपके लोकतंत्र के जो पैमाना है उस पे आप कहाँ खड़े हैं, मीडिया के पैमाने पर आप कहाँ खड़े हैं, आपके डेमोक्रेसी के पैमाने पर आप कहाँ खड़े हैं। अब तो पहले इलेक्टोरल डेमोक्रेसी भारत की मानी जा रही थी, अब तो उससे भी नीचे जा रहे हैं। ये चुनाव आयोग जो खेल कर रहा है तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को भी आप नष्ट कर रहे हैं, फिर तो आप विशुद्ध रूप से तानाशाह बन चुके हैं। लेकिन इन्हें विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म करना है, तो इसलिए आप बोलने नहीं देंगे। जो बोल रहा है, बाकी को तो इन्होंने कभी ईडी से डराया, सीबीआई से डराया, इनकम टैक्स से डराया, पैसे से खरीद लिया, या किसी के यहाँ छापेमारी हो गई, किसी को धमका दिया, और बहुत सारे तो ऐसे निपट गए बेचारे। तो जो ये कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं के साथ, एक दो लोग बचे हैं जो लगातार जूझ रहे हैं, तो उनको आप बोलने नहीं देंगे, क्योंकि इनको डर है कि जनता के मुद्दे अगर आ जाएंगे तो जनता फिर वो इनके धर्म और पाखंड और इस सब से भटक जाएगी। वो जो नौजवान है वो कहेगा साहब विश्वविद्यालयों में हमारी फीस ज्यादा क्यों बढ़ रही है, हमको पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, हमारी नौकरियां क्यों नहीं है। आपने सरकारी नौकरियां सब खत्म कर दी,
आप तो कह रहे हैं कि पकौड़ा, पहले कह रहे थे पकौड़ा तलिए, अब कह रहे हैं रील बनाइए। क्या तमाशा बना रखा है आपने? क्या देश को कहां झोंक रहे हैं आप? नौजवानों को कभी आप धर्म की अफीम चटाएंगे, कभी आप उनको रील बनाने के लिए कहने लगेंगे, और फिर किसानों के साथ आप, सबसे बड़ा अन्याय और अत्याचार जो होने जा रहा है प्रज्ञा जी, वो किसानों के साथ जी। होने जा रहा है। किसानों को लगभग आप गुलाम बना दे रहे हैं। अभी क्या होगा जब अमेरिका का यहाँ पे कृषि उत्पाद आएगा, उसके बाद हमारे किसान तो अभी भी बेचारे कभी कभी प्याज फेंकते हैं, कभी टमाटर फेंकते हैं। फिर तो बिल्कुल जब कोई उनका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, सही यहाँ बात पे है। सारा भर जाएगा, तो वो क्या करेंगे? अभी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उससे आत्महत्या 2 गुनी 3 गुनी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या करेगा किसान? कहां जाएगा वो? किससे कहेगा? ये सरकार, अब आज ट्रंप ने क्या बोला है? आज वीडियो बहुत वायरल है। ट्रंप कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म नहीं करना चाहते। वीडियो हालांकि पुराना है। सोचिए, हम्म सोचिए अब ट्रंप की मेहरबानी पर मोदी जी प्रधानमंत्री है। भारत हम्म की संसद पर नहीं, भारत की जनता पर नहीं, भारत के लोकतंत्र पर नहीं, ट्रंप की हम्म मेहरबानी से मोदी जी हम्म प्रधानमंत्री है। हम्म। तो वो वीडियो हालांकि प्रधानमंत्री को वो वीडियो बचाना है हालांकि तो ट्रंप स्पीकर ने को काम कर। अपनी और नरेंद्र मोदी की दोस्ती का रेफरेंस देते हुए कही थी कि, क्योंकि ट्रंप ने ये बात कही थी कि मैं नरेंद्र मोदी से बहुत प्रेम करता हूँ, वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इसको लोग गलत ना समझ लें, इसीलिए वो तमाम बहुत लंबी बात है। खैर, लेकिन ये बात है कि अब ट्रंप हमारे देश के फैसले लेंगे क्या? अब ट्रंप बताएंगे कि हमको किससे तेल खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है? मतलब ट्रंप नए पापा बन गए क्या? नहीं, अब ये तो मुझे लगता है कहने की भी बात नहीं है। आप वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, रूस से तेल खरीदना बंद करेंगे, वो कर दिया इन्होंने। हम्म हाथों में हथकड़ियां लग करके आई हैं भारतीयों के, पांव में बेड़ियां। इतना अपमान इस देश के नागरिकों का कभी नहीं हुआ था। केवल 56 इंच की छाती, और बोल रहे थे बराक ओबामा से मैं टू तड़ाक करके बात करता हूं, ट्रंप को मैं चाय पिलाता हूं, ट्रंप के साथ हमारी दोस्ती है, और विश्वगुरु हम बन गए। हम क्या देख रहे हैं? क्या देश को दिखाया इन्होंने? इसके पूरा अपमान हो रहा है। और अब प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा ट्रंप ने, 70 बार बोला कि मैंने सीज फायर कराया। 70 हम्म बार। एक जी बार मुंह से जबान जबान नहीं निकली इनकी कि बोल दें कि ट्रंप जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है। यही तो प्रधानमंत्री को बोलना है ना, कम से कम हमारा सम्मान तो बच जाएगा। बिल्कुल। आप उस पर भी नहीं बोल पा रहे हैं। अब बस आप करेंगे क्या? इस हुँ, देश के जो लोग हैं, जो वहां आप जाएंगे मलेशिया में, वहां गले लग जाएंगे मुसलमानों के, इधर आप मुसलमानों को टॉर्चर करवाएंगे। आपका तमाम फ्रिंज एलिमेंट, तमाम बजरंगी घूम रहे हैं हुँ, मारने हुँ, पीटने के लिए। वहां आप हुँ, बताएंगे कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, इधर आप विपक्ष हुँ, के लोगों को आप कुचल देंगे उनकी आवाज को। यहाँ वहां बोलेंगे 56 इंच की छाती, इधर बोलेंगे कि साहब हमको जो महिलाएं सांसद थी वो बताइए हमारे ऊपर हमला करने वाली थी। कितना अपमानजनक है ये। मतलब ये पहले से ही महिला बिल्कुल, विरोधी है, कोई आज थोड़ी है। पहले से महिला विरोधी हैं। महिलाओं पर ये इल्जाम लगाना, मुझे लगता है कि सिर्फ पार्लियामेंट के भीतर की महिलाओं का अपमान नहीं है। बिल्कुल, इस देश की करोड़ों महिलाओं का ये अपमान है कि साहब वो प्रधानमंत्री के साथ कोई अनहोनी कर सकती थी। बिल्कुल। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया विकांत सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए इतना ही। तो दोस्तों देखा आपने, ये ऐतिहासिक ही है कि इस अमृत काल में 3-3 बार अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के लिए लाया गया है। एक बार जगदीप धनखड़ के लिए आया था, तो उसके बाद क्या हाल हुआ उनका, वो सभी ने देखा, और अब ओम बिड़ला के लिए आ रहा है दोबारा। 2020 में एक बार आ चुका है। तो क्या कुछ हो रहा है संसद में, किस तरीके से नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने से रोका जा रहा है और किस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, वो सब कुछ आपके सामने है। तमाम छोटी बड़ी खबरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। वो खबरें आप तक बिना रुकावट पहुंचती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपका बहुत जरूरी है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आपकी कोई राय हो अगर तो हमें कॉमेंट में बताइए। नमस्कार, जय हिंद।